नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज जॉब सागर पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो ये वीडियो रहने वाली है ये फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी से संबंधित रहने वाली है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि हाउ टू फिल स्क्रूटनी फॉर्म, ठीक है, या फिर आप स्क्रूटनी फॉर्म को कैसे भरेंगे। फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी को आप कैसे कैसे भरेंगे, आपको एक एक कॉलम मैंने उसमें भर के फॉर्म भर के आपको दिखाया था कि भाई इस तरह से आप अपना फॉर्म भरेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, तो सभी बच्चों के कमेंट बॉक्स में जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इन सभी डाउटों पे एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए। तो देखिए, मैंने सभी डाउटों को यहाँ पे पॉइंट में लिख लिया है। करीब 24 से 25 डाउट बच्चों के आ रहे हैं, और अगर इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और बेल आइकन को भी दबा के रखिए। यदि कोई भी वीडियो आपको डाली जाती है चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो दोस्तों, देखिए, चैनल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, दूसरा क्यों है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसमें क्या है, दोस्तों देखिए, जैसे मैंने परसों ही एक वीडियो डाली थी फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी की कि कैसे फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी आपको भरना है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर रखे थे, तो मैंने उन सभी का करीब करीब रिप्लाई दिया है। तो क्या हुआ है, मैंने रिप्लाई तो दे दिया, लेकिन बच्चे दोबारा से दूसरी वीडियो में जाके भी वही सवाल पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है मैं आपको बता देता हूँ। उन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा, क्योंकि अगर वो सब्सक्राइब करते तो जो उन्होंने कमेंट पहली वीडियो में किया था तो उसका नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाता और उनको जवाब मिल जाता, तो वो दोबारा से सेम क्वेश्चन नहीं करते। तो इसलिए मैं दोस्तों बोलता हूँ आपसे, जो भी वीडियो को देखते हैं एक बार वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट छोड़ते हैं और उसका रिप्लाई आप तक नहीं पहुँचेगा, आप अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हाँ दोस्तों, देखिए, जो इसमें मैंने हेडिंग क्या बनाई है, ऑल डाउट रिगार्डिंग फिलिंग स्क्रूटनी फॉर्म, ठीक है। जो स्क्रूटनी फॉर्म भरते टाइम बच्चों को डाउट आ रहा है उसके संबंध में ये वीडियो है। तो इसके संबंध में आज हम सभी डाउटों पे बात करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको देख रहे होंगे 23 से 24 पॉइंट मैंने बना लिए हैं। जो जो बच्चों के डाउट आ रहे थे, इसमें बहुत सारे डाउट है। PPID को लेके है, डिग्री ले जानी है, 10th 12th CBSE की मार्कशीट को लेके है, अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं उनको सोशल इकोनॉमी को लेके है, एस्टेट को लेके है। तो मतलब सभी डाउटों को मैंने लिख लिया है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दिए। तो चलिए चलते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, मार्कशीट में डेट नहीं है या फिर सीरियल नंबर नहीं है, तो क्या करें। देखिए, अगर आपके मार्कशीट में डेट या सीरियल नंबर नहीं है तो बच्चे, देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं अभी भी आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपकी मार्कशीट में डेट और सीरियल नंबर, डेट या सीरियल नंबर दोनों में से कोई भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो आपको वो कॉलम जो आपका डेट ऑफ इशूइंग है वो खाली छोड़ देना है। उसमें आप कुछ भी नहीं भरेंगे, आप डैश भी नहीं मारेंगे, आपको वो खाली रखना है, ब्लैंक रखना है, ठीक है। अब बच्चे बोल रहे हैं सर किसी भी कॉलम को हम खाली नहीं छोड़ सकते, ऐसा वहाँ पे मेंशन है। मैं कहा ये बात बिल्कुल सही है, हम कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते, ये चीज़ फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी में मेंशन है। लेकिन देखिए, जब बच्चे आप DV कराने जाएंगे, अपना DV कराने, तो वो आपसे पूछेंगे बच्चे ये कॉलम आपने खाली क्यों छोड़ रखा है। तो वहाँ पे आप अपना एक्सक्यूज़ देंगे कि सर मेरी मार्कशीट में डेट ऑफ इशूइंग नहीं है, या फिर मेरी मार्कशीट में सीरियल नंबर नहीं है, तो इसलिए मैंने ये कॉलम खाली छोड़ दिया है। तो आप इसमें बता सकते हैं, वो अपना आप बता देंगे इसमें क्या करना है, ठीक है। तो आप अपना कॉलम खाली रखेंगे तब तक के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, मार्कशीट या डिग्री क्या अपलोड करनी है, अपलोड नहीं सॉरी, क्या किसकी डिटेल डालनी है, मार्कशीट या डिग्री की। देखिए बच्चे, मार्कशीट और डिग्री मैंने दोनों के आपका पहले भी जो फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी भरा था उसमें भी मैंने बताया था, लेकिन फिर भी बच्चों के डाउट आ रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को बहुत स्किप कर करके देखते हैं, तो उन्हें पता नहीं चलता है कि सर ने पीछे क्या बोला था। मैं आपको फिर भी दोबारा बता देता हूँ। देखिए, मार्कशीट या डिग्री आपको इन दोनों में से क्या अपलोड करनी है। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जो भी डॉक्यूमेंट, या तो मार्कशीट स्कैन की थी या डिग्री स्कैन की थी, दोनों में से जो भी स्कैन की थी, ठीक है,
उसकी ही डिटेल आपको भरनी है, जो आपने फॉर्म भरते टाइम पेपर या डॉक्यूमेंट स्कैन किए थे उसकी डिटेल पूरी भरनी है आपको। ठीक है, अगर आपने मार्कशीट अपलोड की थी तो मार्कशीट की भरो, अगर आपने डिग्री अपलोड की थी तो डिग्री की भरो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपने मान लो मार्कशीट अपलोड की थी और आप डीवी के टाइम पे अपनी डिग्री घर पे छोड़ दे, ऐसा नहीं है। आपको डिग्री भी साथ लेके जानी है और आपको मार्कशीट भी साथ लेके जानी है। आप कुछ भी घर पे नहीं छोड़ेंगे, दोनों को साथ लेके जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा, हाँ, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या है? पॉइंट नंबर 3, नो जॉब सर्टिफिकेट। नो जॉब सर्टिफिकेट को लेके बच्चों के अभी भी डाउट बने हुए हैं। और डाउट क्या है? देखिए, डाउट ये है बच्चों के कि सर हमने जो अनेक्सर बी फॉर्म है वो भर रखा है और सेल्फ अटेस्टेड कर रखा है। इज़ दिस वैलिड? देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था, जो पिछली वीडियो बनाई थी फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी की, और अभी भी वो आपका सेल्फ अटेस्टेड वाला वैलिड नहीं माना जाएगा। आप फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी पढ़ेंगे, आप सोशो इकोनॉमिक नो जॉब वाले कॉलम में जाएंगे तो उसमें साफ साफ मेंशन है कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा नो जॉब का, वो नायब तहसीलदार या तहसीलदार के द्वारा इशूड होना चाहिए। ठीक है, तो आपका वो सेल्फ अटेस्टेड वाला वैलिड नहीं रहेगा। एक ही नो जॉब वाले सर्टिफिकेट में दूसरा डाउट क्या आ रहा था? दूसरा डाउट ये आ रहा था कि सर जो नो जॉब वाला सर्टिफिकेट है उसमें ना सर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, सर्टिफिकेट नंबर नहीं है। तो अब सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, देखिए मैं अब आपको बता दूं, सर्टिफिकेट नंबर उसमें ज़रूर होगा और होना भी चाहिए। अगर नहीं है तो उसकी भी मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। देखिए, सर्टिफिकेट नंबर होता कौन सा है? जब आपका तहसीलदार साइन करता है तो उसमें एक डेट डालता है। जैसे मान लो आपका बना है 16/10/2022 को आपका सर्टिफिकेट नंबर बना है, सर्टिफिकेट बना है। ठीक है, तो क्या होगा, इसके आगे स्लैश लगा के इन्होंने कुछ नंबर डाल रखा होगा, 13, 12, 19, जो भी वट एवर जो भी नंबर डाल रखा होगा, तो वो आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। तो जब आप सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करेंगे तो आप ये पूरा करेंगे 13/8/10/2022 ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका सर्टिफिकेट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा किसी के सर्टिफिकेट में नहीं है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए, उसका भी समाधान किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 में क्या है? ओरिजिनल मार्कशीट लॉस्ट। क्या कह रहा है? एक बच्चे का डाउट आ रहा है, सर मेरी जो ओरिजिनल मार्कशीट थी डिग्री उसकी ग्रेजुएशन की, वो मेरी खो गई है, सॉरी 10th की मार्कशीट खो गई है, अभी मैं क्या करूं? तो देखिए, अगर आपकी कोई भी मार्कशीट, आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन डिग्री बीएड किसी की मार्कशीट खो जाती है तो आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप अपने जहाँ से भी आपने एमडीयू से या एचबीएससी से या जहाँ से भी आपने किया है, तो वहाँ पे आप जाएंगे अपने बोर्ड में और वहाँ से डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवा लेंगे। डुप्लीकेट मार्कशीट आप इशू करवा लेंगे अपनी। और जो आपकी डुप्लीकेट मार्कशीट होती है वो ओरिजिनल के भी आप पे बनती है, तो वो 100% वैलिड रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी डुप्लीकेट मार्कशीट है तो आपको डीबी में कोई परेशानी आएगी। ठीक है, तो आप डुप्लीकेट मार्कशीट अपनी बनवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 के बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 पे, डिग्री नहीं मिली क्या करें? देखिए, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिग्री जैसे बीएड हो गई है या फिर किसी की ग्रेजुएशन हुई पड़ी है और उनको अभी डिग्री नहीं मिली है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में वो बच्चे अपने कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में, और कॉलेज वाले आपको क्या एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ठीक है, उसमें आपकी पूरी डिटेल होगी, आपके नंबर्स की डिटेल होगी और उस पर वो अपनी स्टैंप लगा के देंगे और आपको एक वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे देंगे। तो आपका वो हर जगह वैलिड रहता है, आपके डीवी में भी वो वैलिड रहेगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जिन बच्चों का वो डिग्री अभी तक नहीं आई है कॉलेज से या उनके इंस्टीट्यूट से, तो वो अपनी प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 6 में क्या, पीपीआईडी को लेके जानी है या नहीं लेके जानी साथ में? देखिए, पीपीआईडी को मैंने पहले भी बताया था, आपकी पीपीआईडी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हरियाणा में पीपीआईडी के बगैर आपका कुछ भी नहीं होगा, तो पीपीआईडी आपको ज़रूर। पीपीआईडी में आपको बता दूं, कई बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ये परिवार पहचान पत्र आईडी होती है। ठीक है, जिसको फैमिली आईडी बोलते हैं।
तो ये परिवार पहचान पत्र आईडी लेकर आपको ज़रूर जानी है, और इसकी डिटेल जो होती है उसी के बेस पे आपके सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के नंबर आपको दिए जाएंगे। क्योंकि जो हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन इसको इनकम वेरीफाई करेगा वो आपका पीपीई आईडी से ही करेगा। तो आपको पीपीई आईडी अपने पास ज़रूर रखनी है। आपको चाहे सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे, आपको पीपीई आईडी आपको ज़रूर लेके जानी है, ठीक है। तो पीपीई आईडी मस्ट है आपके लिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 में क्या है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है। ये मैं कब से बता रहा हूँ, जब से आपका एग्ज़ाम हुआ है। आपके डीवी की वीडियो बनाई थी, फिर आपके फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी की वीडियो बनाई थी, तब से मैं बता रहा हूँ आपको एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड आप अपने पास रखेंगे, आपको ज़रूर लेके जाना है वहाँ पे। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें आपका जो बायोमेट्रिक का आपकी आईडी होगी, वहाँ पे बायोमेट्रिक एक फॉर्मेट दे रखा है, आपने देखा होगा फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी में। उससे पहले आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा, ठीक है। तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, और वो भी जो आपने इन्विजिलेटर का, जिस पे इन्विजिलेटर ने साइन कर रखे होंगे, एग्ज़ाम देते टाइम इन्विजिलेटर ने साइन किए होंगे ना आपके एडमिट कार्ड पे, तो आपको वो वाला एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है, लेकर जाना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8, इनकम ईयर फॉर नो जॉब और EWS या फिर OBC क्रीमी लेयर, कौन सा माना जाएगा आपका। देखिए, आपका इनकम ईयर आपका माना जाएगा 21-22 आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। अब इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि 21-22 आपका वैलिड है तो आपका 22 अगर 22 और 23 का अगर आपका बन रहा हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा। आपका 21-22 का भी वैलिड रहेगा, आपका 22-23 का भी वैलिड रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ ये लिखा था कि जो आपका इनकम क्राइटेरिया माना जाएगा, जो इनकम ईयर माना जाएगा, फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा, वो आपका जब फॉर्म भरा गया है उससे 1 साल पहले का माना जाएगा। आपके फॉर्म भरे गए थे मार्च में, ठीक है, मार्च में, मैं आपको समझा देता हूँ। मार्च में आपके फॉर्म भरे गए थे, तो मार्च से पहले का जो आपका इनकम ईयर आएगा वो आपका आएगा 2021, मार्च 2021 से अप्रैल 2022, सॉरी अप्रैल 2021 से अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022, ये आपका फाइनेंशियल ईयर इससे पहले वाला हो गया, क्योंकि आपको तो 21-22 वाला आपका माना जाएगा। और दूसरा आपका मैंने बताया था 22-23, ऐसा मैंने क्यों बताया था, जब देखिए आपका जो 21-22 वाला है वो अप्रैल में ख़त्म हो गया, 1 अप्रैल को आपका ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद अगर किसी बच्चे ने बनवाया होगा तो उसका 22-23 का बना होगा, तो 22 और 23, ये मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, हाँ एक बार रफ कर लेते हैं, 22 और 23 वाला भी आपका वैलिड रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 को आपका 21-22 वाला आपका ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। तो अब जिसने 1 अप्रैल 2022 के बाद बनवाया है तो उसके में जो फाइनेंशियल ईयर आएगा वो 2022 और 23 का आएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ही वैलिड माने जाएंगे आपके 21-22 और 22-23, ठीक है। इनकम ईयर आपका, अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, EWS वालों को भी और क्रीमी लेयर वालों को भी और नो जॉब वालों को भी, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया इनकम वाला। हाँ, एक डाउट क्या पूछ रहे थे बच्चे कि सर ये जो हमारा फॉर्म है ये मार्च में निकला है, 2023 मार्च में, तो इससे जो पहले का ईयर होगा वो तो 2022 वाला होगा। देखिए बच्चे, मैं बता दूं आपको, जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं वो मार्च से काउंट नहीं होते, ऐसा नहीं है जहाँ से आपने मन चाहा वहाँ से शुरू कर दिया। आपका फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो होता है 1 अप्रैल से, जैसे 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक, ये आपका फाइनेंशियल 31 मार्च 2023 तक ये आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। तो आपका जो अगर 22-23 वाला देखा जाएगा तो आपका इस डेट के बीच में होना चाहिए, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, ये आपका
22-23 का फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन आपके जो फॉर्म निकले थे वो निकले थे मार्च से पहले। तो इससे एक साल साल पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2021 से। 1 अप्रैल, एक बार मैं ये रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा समझ जाओ जो आप। हाँ, 1 अप्रैल, अरे यार, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ये आपका जब आपने फॉर्म भरे थे उससे पहले साल वाला फाइनेंशियल ईयर है। इसलिए उसमें देखिए, उसमें मेंशन किया था आपसे, जो जब आप फॉर्म भर रहे हो उससे पहले साल वाला माना जाएगा। तो आपका ये दोनों ही आपके वैलिड रहेंगे, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। अभी हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपकी फाइनेंशियल ईयर वाला हो गया। पॉइंट नंबर 9, सिक्योरिटी फॉर्म साइट पर अपलोड करना है। देखिए, कई बच्चे अभी भी ये पूछ रहे हैं कि सर क्या फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी अपलोड करना है। देखिए, पहले ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में क्या होता था, फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी आपको ऑनलाइन भरवाया जाता था, लेकिन इस बार इनके पास टाइम तो है नहीं और इन्होंने जल्दी जल्दी के चक्कर में आपको फॉर्म आपको ऑफलाइन पकड़ा दिया और आपका ऑफलाइन ही फॉर्म स्क्रूटनी भरना है। और आपको ये कहीं भी अपलोड नहीं करना है, ये भर के आपको अच्छे से बिना कटिंग के, बिना किसी ओवर राइटिंग के आपको ये अपने साथ रखना है। और जब आप वहाँ पे डीबी कराने जाओगे तो आपको वहाँ पे ये देना होगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। आप पॉइंट नंबर 10 पे चलते हैं। एक्सपीरियंस को लेके बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे। देखिए, एक्सपीरियंस को लेके क्या क्या डाउट आ रहे थे। एक्सपीरियंस को लेके एक तो ये आ रहा था, सर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो दिल्ली का है या मेरा गेस्ट टीचर का है या मेरे किसी और डिपार्टमेंट का है। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, आपका टीचिंग के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट का आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। आपका बस टीचिंग का ही एक्सपीरियंस काउंट होगा, इसके अलावा किसी का काउंट नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा एक बच्चों का डाउट आया था कि सर जो हमारा टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो पीआरटी का है, तो आपका वो भी काउंट नहीं होगा। आपका या तो टीजीटी का होगा या फिर टीजीटी से अबव पोस्ट का होगा, ठीक है। टीजीटी या फिर टीजीटी से अबव पोस्ट का आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, आपका एक्सपीरियंस के नंबर मिलेंगे। और प्राइवेट स्कूल कॉलेज का कहीं का भी आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, केवल आपका गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वाला, ना आपका सेंटर वाला होगा, ना किसी का एनबीएस का होगा, ना किसी का केवीएस का होगा, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का होगा, कहीं का भी, मतलब दिल्ली के स्कूलों का होगा, कहीं का भी आपका काउंट नहीं होगा। अगर आप हरियाणा में टीचर हैं तो आपका काउंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब भी समझ गए होंगे एक्सपीरियंस को लेकर भी। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है, मेवात और आरओएच के लिए क्या अलग अलग ये जो हमें फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी है अलग अलग भरना है? बिल्कुल नहीं, आपको एक ही फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी भरना है। यही आपका मेवात के लिए होगा और यही आपका राष्ट्र ऑफ हरियाणा के लिए होगा। इसमें क्या होगा, बस आपको प्रेफरेंस मांग ली जाएगी कि आप किस में लगना चाहते हो, आप राष्ट्र ऑफ हरियाणा में जाना चाहते हो या फिर मेवात में, ठीक है। आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। मान लो आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हो राष्ट्र ऑफ हरियाणा को और सेकंड आप देना चाहते हो मेवात को, ठीक है। तो आपसे इस तरह की प्रेफरेंस मांग ली जाएगी, आपको कोई अलग अलग फॉर्म नहीं भरना। इसके बाद पॉइंट नंबर आता है हमारा 12, 11 हमारा हो गया। पॉइंट नंबर 12, ईडब्ल्यूएस अदर कैटेगरी में या सब कैटेगरी में। देखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई जो हमारा ईडब्ल्यूएस है या फिर हमारा एससी है या फिर हमारा ईएसएम है, ये हमें कैटेगरी में भरना है या फिर हमें सब कैटेगरी में भरना है। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये आपको कैटेगरी में, ये आपकी कैटेगरी होती है, ये आपकी सब कैटेगरी नहीं होती। आपको सब कैटेगरी में कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं भरोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप उसमें डैश डैश मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कैटेगरी में बस ये भरिए, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, एससी, बीसी, ओबीसी, ईएसएम, कुछ भी है आपकी कैटेगरी, तो आप उसको कैटेगरी में भरेंगे, सब कैटेगरी में नहीं, ठीक है। तो आपका ये भी डाउट क्लियर। अब आप चलते हैं पॉइंट नंबर 13 पे, डिग्री लगानी है। देखिए, हाँ, कई बच्चे क्या पूछ रहे हैं कि सर हमें डिग्री लगानी है या नहीं लगानी। देखिए, आप जो आपका डॉक्यूमेंट सेट दे रखा है, आपको एक 12-13 पेजेस का आपको एक लिस्ट दे रखी थी फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी में भरोगे जैसे आप, उससे पहले ना जब आप पीडीएफ निकालते हो तो उसमें एक लिस्ट दे रखी थी गाइडेंस की। तो उसमें क्या है, आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन, ये वो 10th की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, तो वो सारे डॉक्यूमेंट दे रखे थे।
आपको वही डॉक्यूमेंट उसी सीरियल नंबर के हिसाब से लगाने हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो आपके बच जाते हैं, कि जैसे आपको मान लो वहाँ पे मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोल रखी है, लेकिन आपके पास डिग्री है, तो डिग्री आपको अपने पास कैरी करनी है। ये नहीं कि आप डिग्री अपने घर पे रख दो और वो ही डॉक्यूमेंट लेके चले जाओ, क्योंकि उसमें तो ना पीपीई का कुछ मेंशन है, ना उसमें आधार कार्ड का कोई मेंशन है, ना उसमें फैमिली आईडी का, सॉरी, ना उसमें फैमिली आईडी का क्या, उसमें मतलब कई डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो मेंशन नहीं है। तो इसका वो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, और तो आपको उसका तो शायद बनाना ही बनाना है। बाकी डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करना है, उनकी फ़ोटो कॉपी करके रखनी है और वो भी लेके जाने हैं, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 14 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 14 में क्या है, 10th 12th सीबीएसई मार्कशीट। हाँ देखिए, 10th 12th वालों का क्या दिक्कत आ रही थी, सीबीएसई वालों की दिक्कत ये आ रही है, जब आप 10th या 12th करते हो सीबीएसई से, तो वो आपको एक मार्कशीट तो देते ही देते हैं, उसके अलावा वो आपको क्या देते हैं, एक सर्टिफिकेट देता है, जिसको हिंदी में सनद बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चे पूछ रहे हैं क्या हमें वो सनद भी अपलोड, उसकी भी डिटेल डालनी है। देखिए, आपको सनद की नहीं डिटेल डालनी है, आपको मार्कशीट की डिटेल डालनी है। सनद आप अपने पास कैरी करेंगे जब आप जाएंगे डीवी के लिए। अगर वो आपसे बोलते हैं कि हमें सनद दिखाइए, हालांकि वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि हरियाणा में सनद होती नहीं है 10th और 12th के बाद, तो ये सीबीएसई वाले ही देते हैं। तो अगर वो बोलते हैं तो हमें दिखाइए, तो आप दिखा देंगे, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी मार्कशीट की डिटेल डालनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 15, DU SOL वाले वैलिड होंगे। देखिए, DU SOL वाले या रेगुलर वाले, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को मैं बता दूं, जिन्होंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है, देखिए हमारे जो हरियाणा में एक रूल है, अगर आप टीचिंग कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट को लेके, तो आपका क्या है, वो 3 साल आपने वो ग्रेजुएशन में पढ़ी हो, ऐसा रूल है। देखिए, ये कहीं भी लिखत में नहीं है। इसको लेके कई बच्चों ने, देखिए मुझे पहले भी कई बच्चों ने बोला था कि सर इसको लेके हम कोर्ट में जाएंगे अगर ऐसा हमारे साथ हुआ तो देखिए, ये आपकी अपनी इच्छा है, आप जाना चाहे, ये आपका इंडिविजुअल फैसला है। अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके मौलिक अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं, आपके राइट्स, तो आप बिल्कुल कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखिए, डीयू में जो बच्चे हैं, उनको क्या, कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं वो 3 साल पढ़ाए ही नहीं जाते। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ हो गया, वो 2-2 साल होते हैं उनके, अगर कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं 2-2 साल होते हैं। लेकिन दिल्ली, जब हरियाणा में HSSC में आप टीचर बनेंगे, तो आपके साथ एक शर्त जुड़ी होती है कि आपको 3 साल आपने वो ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हो और आपके उसमें 50% मार्क्स हो, ठीक है, ये शर्त होती है। अब आप देखेंगे 50% मार्क्स वाली तो नोटिफिकेशन में ये मेंशन कर देते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन वाले, कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन ये 3 साल रेगुलर आपने पढ़ी हो, ये कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये ऐसा बोलते हैं कि हरियाणा में रूल है, ठीक है। आप इसके लिए देखिए, इसके लिए एक सबसे उत्तम आइडिया क्या है, आप इसके लिए एक RTI लगाइए और आप उसकी जानकारी लीजिए कि भाई क्या हम 3 साल हमारी वो सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, जबकि हमें 2 साल पढ़ाया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये आप इसका RTI से भी जवाब ले सकते हैं। अगर फिर भी DU वालों का कोई डाउट है तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए, उसका बिल्कुल आपको समाधान बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 16 पे चलते हैं। सेल्फ अटेस्टेड या गजेटेड अटेस्टेड जो हमारे डॉक्यूमेंट होंगे, वो हमें सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराने हैं। तो आपको बता दूं, आपके सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप फोटोकॉपी लगाएंगे और आपसे संबंधित है, वो आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं, ठीक है। कोई भी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे वो चल जाएगा। क्योंकि आपका जब इन्होंने गाइडलाइंस दी थी, उसमें तो इन्होंने मेंशन नहीं किया था, जब आपने मतलब इन्होंने रिजल्ट दिया था और उसके नीचे लिखा था, उसमें मेंशन नहीं था कि सेल्फ अटेस्टेड या गजेटेड। लेकिन अभी जो आपके फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी की गाइडलाइंस है, उसमें मेंशन है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड कराने होंगे, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 16, मार्कशीट 10th 12th फादर नेम मदर नेम। हाँ, इसमें क्या है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके फादर नेम मदर नेम या उनके खुद के नाम में या उनके सरनेम में या किसी का सरनेम लगा है 10th की मार्कशीट में या नहीं लगा है, फादर के साथ सरनेम लगा है, मदर के साथ सरनेम लगाया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इस तरह के डाउट आ रहे थे। तो उसमें मैं आपको बता दूं बच्चे, इसका एक ही समाधान है। देखिए, वैसे बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन बच्चे फिर भी बहुत ज़्यादा घबराते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। आपका इसका एक छोटा सा समाधान ये है, आप कोर्ट अपने कहीं भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे
तो आप एक 10 रुपये वाला एफिडेविट होता है, 10 रुपये वाला एफिडेविट मतलब 10 रुपये के पेपर पे वो अपने आप बता देंगे, वो जो वहाँ पे नोटरी होता है उनसे बोलिए कि सर मुझे ऐसे ऐसे एफिडेविट बनवाना है कि मेरे नाम में, मेरे 10th की मार्कशीट में मेरा नाम गलत है या मेरे पापा का नाम है, जिसका भी नाम गलत है वो आपसे उनका आधार कार्ड मांगेंगे। और आपसे जो भी 60 70 100 रुपये लेते हैं करीब एफिडेविट के, तो वो लेंगे और आपका एफिडेविट बना के दे देंगे, वो आपका वैलिड रहेगा। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप एफिडेविट लगाते हैं तो, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 18 पे चलते हैं। अदर स्टेट वालों को सोशो इकोनॉमिक, देखिए अदर स्टेट वालों को सोशो इकोनॉमिक मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे अभी तक इस चीज़ को लेके परेशान हैं। मैं आपको बता दूं, अदर स्टेट वाले हैं जो, उनको सोशो इकोनॉमिक मार्क्स मिलेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अदर स्टेट वालों ने अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले एक केस डाला हुआ था। केस में क्या था कि सर हाँ जो है हरियाणा में, तो हरियाणा के कैंडिडेट को, रेजिडेंस वालों को तो ये सोशो इकोनॉमिक के 5 मार्क्स मिलते हैं लेकिन हमें नहीं मिलते। जबकि राइट टू इक्वालिटी करके उन्होंने कुछ डाला था कि भाई सभी का, हम भी भारत के हैं वो भी भारत के हैं, तो ये उन्हें मिल रहे हैं हमें नहीं मिल रहे, ऐसे करके डाला था। तो उन्हें क्या कहा था, उनका जजमेंट जो आया था कोर्ट से, उन्होंने बोला था भाई इनको भी 5 नंबर का फ़ायदा दिया जाए अगर ये भी उस श्रेणी को में आते हैं। तो अगर उनकी इनकम 1,80,000 से कम है, या उनके पिताजी की डेथ 42 साल से पहले हो गई, या वो जब 14 ईयर्स के नहीं हुए थे तब उनके फादर एक्सपायर हो गए, या कोई विडो है, तो अगर वो इन सभी टर्म एंड कंडीशन को क्वालिफाई करते हैं तो उनको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अदर स्टेट वालों को 5 मार्क्स मिलने की जजमेंट आया हुआ है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर अदर स्टेट का है तो कोई, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 19, 2023 का रिजल्ट कॉपी। हाँ देखिए क्या हुआ था, जब ये फॉर्म निकले हुए थे उस टाइम पे क्या हुआ था, बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया था 2022-23 वाला स्टेट का, तो उनका रिजल्ट तो आ गया था, सभी पास भी हो गए थे, लेकिन उनकी जो मार्कशीट थी वो डिस्पैच नहीं की थी HBSC ने। तो उन्होंने, बच्चों ने क्या किया उस टाइम पे, अपना जो उनका रिजल्ट आया था इंटरनेट पे उसी का प्रिंट आउट निकाल के लगा दिया। तो वो कह रहे हैं कि सर कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आपको कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी, आपके ने जो रिज़ल्ट लगाया आपका सही है, आपका बस रिज़ल्ट मैच किया जाएगा, भाई यही रिज़ल्ट है आपका जो मार्कशीट में है, आपको कोई भी कैसी परेशानी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए इस तरफ से, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 20, डोमिसाइल 2010 या उससे भी पहले का है। देखिए बच्चे क्या परेशान हो रहे हैं, डोमिसाइल सर मेरा 2010 का है, मेरा 2004 का है, 5 का है। आपका डोमिसाइल कभी का भी हो, आपका डोमिसाइल वैलिड रहेगा, 100% रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आपका 10 का है, चाहे आपका 1999 का है, चाहे 95 का है, ठीक है। 20 साल 30 साल पुराना है, क्योंकि डोमिसाइल आपका एक्सपायर नहीं होता। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि भाई ये डोमिसाइल आपका पुराना हो गया है, तो इसके बेस पे आपको वो DB में फ़ेल नहीं कर सकते, या मतलब नॉट एलिजिबल नहीं कर सकते। आपसे क्या बोलेंगे कि आपका जो ये DB वो है, डोमिसाइल है, ये बहुत पुराना हो गया है, तो आप इसको नया बनवा लीजिए, ठीक है। वो आपको टाइम देंगे, आप उस टाइम पीरियड में अपना नया बनवा सकते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। सेम ही आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट का है कि कास्ट सर्टिफिकेट 2005 का है, 2006 का है, कभी कभी आपका कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा वैलिड होता है, आपकी कास्ट चेंज नहीं हो सकती, और ना ही इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कभी का भी हो, आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। अगर आपका पुराना हो गया, बहुत ज़्यादा पुराना, तो इसके बेस पे आपको ये नहीं बोलेंगे कि भाई आपका पुराना है, हम आपको DB में फ़ेल कर देंगे, या नॉट एलिजिबल कर देंगे, या नॉट सेलेक्टेड कर देंगे, ऐसा वो नहीं कर सकते। आपको बोलेंगे कि आप इसको अगले हफ्ते या अगले महीने इसको नया बनवा के जमा करा दीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। पॉइंट नंबर 22 पे चलते हैं, सोशो इकोनॉमिक। अच्छा, फादरलेस और नो जॉब क्या हो रहा है, देखिए सोशो इकोनॉमिक में क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर 22 में हम चर्चा करेंगे। सोशो इकोनॉमिक में बच्चों ने क्या किया है, नो जॉब के भी उन्होंने 5 नंबर क्लेम कर दिए, फादरलेस के भी क्लेम कर दिए, और कईयों ने तो, अगर कोई लेडीज़ है तो उसने विडो के भी क्लेम कर दिए, नो जॉब के भी और फादरलेस के भी। तो इसमें क्या है, आपको नंबर तो मिलने हैं केवल 5 ही, ठीक है। इसमें मैं आपको एक बढ़िया एडवाइस दूंगा, तो अगर आप माने तो देखिए, आप अगर आपको दोनों या तीनों के नंबर मिल रहे हैं, एक ऐसा कैंडिडेट था जिसको दोनों के नंबर मिल रहे थे, नो जॉब के भी फादरलेस के भी,
तो मैं आपको सलाह ये दूंगा, आपके पास जिसके डॉक्यूमेंट ठीक है, बढ़िया है, अवेलेबल है, आप उसके तो क्लेम करिए। बाकी आप जो अंडरटेकिंग फॉर्म है उसको उसके द्वारा उसके विड्रॉल कर लीजिए। आप किसी एक के अपने पास रखिए, क्योंकि 5 से ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने हैं नहीं वाले। तो आप इनमें से किसी एक को विड्रॉल कर लीजिए, जिसके पास आप जो डॉक्यूमेंट आपके पास है जिसके, वो आप रखिए, बाकी को विड्रॉल कर लीजिए दूसरे को। इसके बाद पॉइंट नंबर 23, अंडरटेकिंग सभी को भरना है। ये पूछ रहे हैं कि अंडरटेकिंग सभी को भरना है। देखिए, मैंने अभी भी आपको बताया था, जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था, अंडरटेकिंग सभी को नहीं भरना। उन्हें केवल अंडरटेकिंग उन्हें ही भरना है जिन्हें अपने 5 नंबर विड्रॉल करने हैं। लेकिन क्या है, आपको ये फॉर्म अपने साथ ज़रूर रखना है। आप फॉर्म खाली अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है, अगर आपको अंडरटेकिंग नहीं भरवाते हैं, अगर देखिए नहीं भरवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके पास रहेगा ही। अगर भरवाने के लिए कुछ बोलते हैं तो आप कि भाई, मान लो जिन्होंने क्लेम नहीं किया उन्हें उनसे भी भरवाने लगे, तो आप अपना फॉर्म साथ के साथ भर के दे सके, इसलिए अपने पास ज़रूर रखें। ठीक है, अंडरटेकिंग वैसे केवल उन्हीं को भरना है जिन्हें 5 नंबर अपने विड्रॉल करने हैं। इसके बाद एक डाउट ये आ रहा था, एस्टेट बीएड के साथ हो कर लिया था। देखिए, एस्टेट बीएड के साथ कर लिया था, ये बच्चे का डाउट था, तो मैंने उसमें बताया था, मैंने उसको कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई दिया था। अगर आपने एस्टेट अपने बीएड के साथ किया है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या कब आती है, अगर आपने एस्टेट में, मान लो आपने बीएड में एडमिशन लिया है और जिस जो आपकी फ़र्स्ट ईयर है उसी में आपने एस्टेट पास कर लिया हो, तो दिक्कत आती है। ठीक है, लेकिन अभी 2022-23 में एक रूल आया है सीटेट के, अब पता नहीं एस्टेट पे वो वैलिड होगा नहीं होगा, लेकिन सीटेट पे वो वैलिड है। सीटेट में क्या बोला गया है उसकी गाइडलाइंस में, आपने अगर बीएड, जेबीटी जेबीटी या अन्य किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट में आपने एडमिशन ले लिया है, जैसे स्पेशल है, स्पेशल जेबीटी है, स्पेशल बीएड है, किसी में भी अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, तो आप, अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है तो आप उसी टाइम पे, जब जिस टाइम, मान लो आपने आज एडमिशन लिया और आज ही आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, तो और सीटेट के फॉर्म निकले हुए हैं, तो आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हो, वो आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब हरियाणा में ऐसी अभी कोई गाइडलाइंस आई नहीं है, लेकिन हरियाणा में इस चीज़ का कंफर्म है, अगर जो बच्चा सेकंड ईयर में या फाइनल ईयर में अगर एस्टेट भरता है तो उसका वैलिड माना जाता है। ठीक है, अभी देखिए आपके सभी डाउट क्लियर हो गए, लेकिन इसके अलावा अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और जिन जिन बच्चों को फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी भरना है उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपका अगर कमेंट का कोई रिप्लाई अगर बनता है ज़रूर, तो वो आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते नहीं हैं और उनका अगर मैं रिप्लाई करता हूं तो वो उन तक पहुंचता नहीं है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, और आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।